तो कहानी शुरू होती है हमारे एक कपल से, जहाँ पर चाकित कारत को कहता है मुझे इस रिश्ते से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो कारत ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो, लेकिन क्यों? हम दोनों की लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही है और हमारा प्यारा सा बेटा भी है, फिर तुम मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहते हो? तो चाकित कहता है मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता, बस मैं इस रिश्ते से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ ताकि मैं सोच सकूँ। तो कारत कहती है आखिरकार तुम्हें क्या सोचना है? तो कारत कहती है तुम्हें किस बारे में सोचना है? आखिरकार मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? तो चाकित पहले तो बताने से मना कर देता है, लेकिन जब कारत अपना उसे रौद्र रूप दिखाती है तो वो बताता है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। क्या तुम्हें याद भी है कि हम लोग आखिरी बार एक साथ कब सोए थे? और वैसे भी अब तुम पहले की तरह हॉट नहीं रही और ना ही रोमांटिक। जब भी मैं तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे अपने आप से दूर धकेल देती हो, इसलिए मुझे इस रिश्ते से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो कारत जैसे ये सुनती है कि अब वो पहले की तरह सेक्सी नहीं रही तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने पति को कार से बाहर निकाल देती है और उसके बाद उसके सामने सेक्सी लुक में आती है, अपना ब्रा भी उतार देती है और अपनी पैंटी भी, और कहती है अब तुम्हें मैं सेक्सी लग रही हूँ ना? तो चाकित कहता है तुम ये क्या कर रही हो, सब तुम्हें देख रहे हैं। तो कारत कहती है मैं सेक्सी हूँ तो लोग मुझे देखेंगे ही ना। इधर हमारा मेन लीड आई भी उन दोनों को स्टोर से देख रहा होता है और कारत उसके सामने अपने जलवे बिखेरने लगती है। तो चाकित भी एक पल के लिए उसकी सेक्सीनेस पर फिदा हो जाता है और वो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन तभी कारत उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। आगे कारत अपनी फूटी किस्मत पर रो ही रही होती है कि तभी उसके साथ एक और हादसा हो जाता है। वो अनजाने में कार को बंद कर देती है और वो लॉक हो जाता है और कारत कार की चाबी भी अंदर छोड़ देती है और उस कार के अंदर उसका कपड़ा भी फंस जाता है। तो बेचारी कारत पूरी कोशिश करती है अपना कपड़ा निकालने की, पर वो नहीं निकाल पाती और उसे शर्म भी आती है क्योंकि उसने अंदर में कुछ भी पहना नहीं होता। कि तभी वहाँ पर आई आता है और कारत को कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो कारत कहती है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। और कारत आई को वहाँ से भगा देती है और बेचारी अपनी फूटी किस्मत पर रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। तो बेचारी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। कि तभी वहाँ पर आई आता है छाता लेकर और कारत को कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो कारत आई को देखती ही रह जाती है। आगे 3 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। कारत एक बिजनेस वुमेन होती है, वो अपने काम में बहुत ही माहिर होती है और वो अपनी काबिलियत से आज इस मुकाम पर पहुंची हुई होती है और उसके इस कामयाबी से सारे लोग जलते हैं, पर कारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। कारत की एक जानी दुश्मन भी होती है जिसका नाम वेनिसा होता है और इन दोनों में हमेशा लड़ाई ही होती रहती है। दोनों एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। कारत की आगे आई कारत के ऑफिस में अपने इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए जाता है और वो कारत को कहता भी है कि क्या आपके ऑफिस में वैकेंसी खाली है? तो कारत कहती है तुम इस बारे में कंपनी से पूछो ना, वो तुम्हें इस बारे में पूरी डिटेल्स बताएगी। तो आई कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी यहाँ पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो तुम मेरी क्यों नहीं हेल्प कर देती? तो कारत कहती है मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती और कारत ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे कारत अपने ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि क्या हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी है, अगर है तो तुम इसे बता दो। और कारत इनडायरेक्टली ही आई की हेल्प करती है। आगे कारत की गाड़ी खराब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी गाड़ी कैसे ठीक करे। कि तभी वहाँ पर आई आ जाता है और उसकी गाड़ी को ठीक करता है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और आई को पहली ही नजर में कारत से प्यार भी हो जाता है। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। उसका पति भी उसी ऑफिस में काम करता है जहाँ कारत करती है और चाकित कारत के अंडर काम करता है और इन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी होता है जिससे ये दोनों बहुत प्यार करते हैं और इन दोनों की लाइफ एक हैप्पी मैरिड लाइफ की तरह चल रही होती है। तो चाकित हमेशा कारत के करीब जाने का मौका ढूंढता रहता है, पर कारत काम की वजह से इतना थक जाती है कि वो चाकित पर ज्यादा टाइम नहीं दे पाती और चाकित यही सब मिस करता है, जिस वजह से इन दोनों में दूरियां आ जाती है और कारत को इस बारे में खबर भी नहीं होती। अगले दिन ऑफिस में कारत का बॉस मार्क एक मीटिंग बिठाता है और सबको बताता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और इस प्रोजेक्ट को वही लीड करेगा जो इसके काबिल होगा, इसलिए तुम तीनों को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, तभी तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट मिल पाएगा और मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं ये प्रोजेक्ट किसे दूं। तो सबकी निगाह उस प्रोजेक्ट पर होती है। आगे कारत अपनी सेक्रेटरी नीता को अपने काम से निकाल देती है और उसे कहती है मैं एचआर से बात करके तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा पोजीशन ढूंढ दूंगी। तो नीता ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि जब भी वो कारत के साथ रहती है तो कारत हमेशा उसे ऑर्डर ही देती रहती है, जिस वजह से उसकी जान हलक में अटकी रहती है। तो वो बहुत ही खुश होती है इस नौकरी को छोड़कर। आगे एचआर नीता को चाकित की सेक्रेटरी बना देते हैं। तो नीता वो पोजीशन पाकर बहुत ही खुश होती
होती है और उसे देखकर लगता है कि उसकी गंदी नजर है चाकित पर। आगे आई फिर से कारत के ऑफिस आता है एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए, तो कारत उसे अच्छे से ट्रीट करती है। तो नैन्सी कारत को आंटी कह देती है। तो कारत को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उन लोगों से अच्छे से बात करके वहाँ से चली जाती है। इधर वेनिसा को नीता के हरकत के बारे में पता चल जाता है और उसे भनक लग जाती है कि नीता का कोई और मोटिव है चाकित के करीब जाने का। तो वेनिसा नीता को फ्रंट में ही समझाने की कोशिश करती है कि अपनी औकात मत भूलो, क्योंकि औकात से ज्यादा सपने देखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो नीता को वेनिसा की बातें बहुत ही बुरी लगती है और वो वेनिसा से बदला लेने के लिए वेनिसा के गाड़ी को कचरे का ढेर बना देती है। जब वेनिसा अपनी कार की ऐसी हालत देखती है तो उसे लगता है कि ये सारा कारनामा कारत का ही है और वो इसी बात को लेकर कारत से लड़ाई करने लगती है कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करता है और कहता है तुम दोनों के ही गाड़ी से छेड़छाड़ हुई है और मैंने इस बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश, लेकिन पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, जिस वजह से हम उस इंसान को नहीं पकड़ पाए। इसलिए तुम दोनों अपनी लड़ाई भूलो और एक दूसरे से दोस्ती कर लो, क्योंकि तुम दोनों को भी पता है कि तुम दोनों ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तो वो दोनों बॉस के सामने मेल मिलाप कर लेते हैं, पर उन दोनों के दिल में कड़वाहट रहती ही है। आगे वेनिसा को नीता पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि उसके कार के साथ जो भी हुआ उसमें नीता का ही हाथ है। तो वो नीता का पीछा करती है और उसका अंदाजा भी सही निकलता है और ये सारा कारनामा नीता का ही होता है। तो वेनिसा डायरेक्टली नीता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उसी के तरीके को अपनाकर उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और बेचारी नीता का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे चाकित कारत के पास जाता है और कहता है आज मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तो कारत कहती है तुम्हारे कार को क्या हो गया? तो चाकित कहता है मैंने उसे सर्विस करने के लिए भेजा है। तो कारत कहती है कोई बात नहीं और वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और यहीं से इन दोनों के झगड़े की स्टोरी स्टार्ट होती है। जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताई थी वो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। आगे आई कारत की हेल्प करता है और अपनी टेक्निक से उसका कार खोल देता है। तो कारत ये सब देखकर राहत महसूस करती है। आगे कारत आई को अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो कारत आई से पूछती है तुमने ये सब करना कहाँ से सीखा? तो आई कहता है कहीं से भी नहीं, ये सब मैंने अपने आप ही सीख लिया है, क्योंकि मुझे दूसरों की हेल्प करके बहुत ही सुकून मिलता है। जब आप खुद से गुस्सा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप अपनी लाइफ में क्या करें, तो आपको तब दूसरों की हेल्प करनी चाहिए निस्वार्थ, बिना ये सोचे कि वो भी आपकी हेल्प करेगा। इससे आपके दिल को राहत मिलता है। तो कारत को ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और वो फिर से कारत को आंटी कहती है। तो कारत को फिर बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ चाकित भी बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है। आगे कारत जब घर आती है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो अपने बेटे के लिए खुद को संभाल लेती है और अपने बेटे को हक करके सो जाती है। अगले दिन आई कारत के बारे में जाँच पड़ताल करता है। तो आई को कारत बहुत ही अच्छी लगती है और उसे देखकर लगता है कि उसे कारत से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ कारत अपना ब्लड डोनेट करने जाती है तो वहाँ पर उसकी लड़ाई आई के फ्रेंड बो से हो जाती है, क्योंकि वो उसका पार्किंग स्लॉट छीन लेता है और इसी बात को लेकर यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो वो जान जानकर कारत को बूढ़ी औरत कहने लगता है। तो कारत को इस बात से और चिढ़ मच जाती है और यहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर आई आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करता है। आगे कारत अपना ब्लड डोनेट करती है। तो आई कहता है आपको कैसा लग रहा है दूसरों की हेल्प करके बिना ये जाने हुए कि वो ब्लड किसके काम आएगा? तो कारत कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। तो आई कहता है तुम अनजान लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हो, लेकिन एक पार्किंग लॉट के लिए तुम लड़ाई करने लगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस बात को जाने देना चाहिए था? तो कारत कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे दोस्त की गलती थी। मैंने उस पार्किंग लॉट को पहले से ही टारगेट किया था, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने आकर उसमें पार्किंग कर ली, तो इसमें तुम्हारे दोस्त की गलती थी। तो आई कहता है ठीक है शांत हो जाओ, वैसे भी अगर मैं तुमसे माफी मांग भी लूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। आगे वहाँ पर उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं और वो लोग गेम के बारे में बात करने लगते हैं। तो कारत उन लोगों को वहाँ पर छोड़कर अपना फोन लेकर वहाँ से चली जाती है, पर वो मिस्टेकली अपना फोन वहीं पर छोड़कर आई का फोन लेकर चली जाती है और कारत को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ नीता अपनी सेक्सी लुक के साथ चाकित को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। तो चाकित भी धीरे धीरे नीता के जाल में फंस जाता है और नीता ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर वेनिसा आ जाती है और नीता को ये सब करते हुए देख लेती है। तो वो उसे टॉन्ट मारकर वहाँ से चली जाती है। तो नीता को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वेनिसा की क्या
प्रॉब्लम है जो हमेशा आकर उसे सुनाकर चली जाती है। आगे आधी रात को उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया है। तो आई कारत से उसका लोकेशन पूछने ही वाला होता है कि उससे पहले ही आई का फोन ऑफ हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से एड्रेस के बारे में बात नहीं कर पाते। पर इधर आई कारत के फोन से उसकी सारी डिटेल्स निकाल लेता है, कारत के फोन में लॉक नहीं होता। अगली सुबह पीटर अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करता है क्योंकि आज संडे होता है और उसकी मॉम ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि आज वो उसे पार्क लेकर जाएगी। पर उसकी मॉम सोने में इतनी बिजी रहती है कि वो अपने बेटे को पार्क नहीं ले जा पाती। तो उसका बेटा अपनी मॉम से बदला लेने के लिए उनके मुंह में स्केचेस से ढेर सारे कार्टून बना देता है। आगे कारत जब बाहर आती है उस फेस को लेकर तो कुक ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कारत को कहती है, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? जाओ चेहरा धोकर आओ। तो कारत कहती है, पहले मुझे कॉफी पिला दो, उसके बाद मैं मुंह धोने के लिए चली जाऊंगी। इधर आई कारत से मिलने के लिए उसके घर आता है ताकि वो उससे अपना फोन ले सके। तो आई जैसे ही कारत को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो कारत कहती है, तुम क्यों शॉक्ड हो रहे हो? मुझे तुम्हें देखकर शॉक्ड होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे घर आए हो। वैसे तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? तो आई कहता है, मुझे तुम्हारे फेसबुक से मिला था, वैसे भी तुम्हारे फोन में लॉक नहीं था तो इसलिए मैंने चेक कर लिया। तो कारत को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो आई कहता है, मेरा फोन कहाँ पर है? तो कारत उसका फोन लेने के लिए रूम में जाती है। तो वहाँ पर जब वो अपनी शक्ल देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे वो उस कलर को छुटाने की बहुत कोशिश करती है पर कोई भी तरीका काम नहीं आता। तो बेचारी वैसे ही शक्ल लेकर आई के पास जाती है और उसे उसका फोन देकर वहाँ से जाने को कहती है। तो आई कहता है, ये कलर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो इसके बदले तुम्हें भी मुझसे एक डील करनी होगी कि तुम अपने बेटे को नहीं डांटोगी इस हरकत की वजह से। तो कारत कहती है, तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस कलर को छुटा लूंगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और कारत आई को वहाँ से भेज देती है। आगे कुक आई से पूछती है, तुम्हें पता है ना कि वो कलर कैसे छूटेगा, मुझे बता दो ना। तो आई कहता है, ये टेक्निक तो मैं उसे ही बताऊंगा और तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द वो मुझे कॉल करेगी क्योंकि मैंने उसके फोन में अपना नंबर सेव कर दिया है। और आई ये बात कहकर स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे कारत उस कलर को मिटाने की बहुत कोशिश करती है पर उससे वो कलर नहीं मिट पाता। तो कुक कहती है, कल तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम इसी चेहरे से अपनी मीटिंग करने के लिए जाओगी? इससे अच्छा होगा कि तुम आई को बुलाकर अपने फेस को साफ करवा लो। तो कारत पहले तो नहीं मानती लेकिन बाद में उसे मजबूरन मानना ही पड़ता है और वो आई को कॉल करके घर बुलाती है। तो आई उसके कलर को साफ करता है लेकिन बीच बीच में वो कारत से फ्लर्ट भी करता है। तो कारत आई के इतने करीब आकर उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है पर वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेती है। दूसरी तरफ नीता चाकित को अपने प्यार के जाल में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और उसके सामने कारत की बुराइयां करने लगती है कि वो उसे वो हक नहीं देती जो एक पति का होता है। कारत हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। तो चाकित भी नीता के बातों में धीरे धीरे आने लगता है। तो नीता चाकित को और अपने करीब लाने के लिए एलर्जी वाला खाना खा लेती है और उसके सामने नौटंकी करने लगती है। तो चाकित उसका ट्रीटमेंट करवाता है और उसे घर लेकर जाता है। तो नीता यहाँ पर चाकित पर डोरे डालने लगती है और नीता इसी मौके का फायदा उठाकर कारत और चाकित के रिश्ते को तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और वो कारत को कॉल लगा देती है और उसके सामने चाकित से प्यार वाली बातें करती है। तो कारत जैसे ये सब सुनती है उसका तो पारा ही गर्म हो जाता है और वो इस बात की सच्चाई जानने के लिए नीता के घर चली जाती है। दूसरी तरफ नीता एक मौका भी नहीं छोड़ती चाकित को अपने करीब लाने का। तो चाकित पहले तो अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नीता के हॉटनेस में इतना खो जाता है कि वो भी अपना काबू खो देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इधर कारत भी उन दोनों को घर के बाहर से देख लेती है क्योंकि नीता ने जानबूझकर घर का दरवाजा खुला रखा होता है ताकि कारत उन दोनों को एक साथ देखे और वो चाकित से अपना रिश्ता तोड़ दे। इधर चाकित नीता के साथ रोमांस में गोते लगा ही रहा होता है तो उसे उन दोनों की सेफ्टी का ख्याल आता है। तो वो कॉन्डम लेने के लिए पार्किंग लॉट में चला जाता है और वो कॉन्डम लेकर बाहर निकलता ही है कि तभी वहाँ पर कारत आ जाती है। तो चाकित कारत को देखकर तो पूरी तरह सदमे में चला जाता है कि कहीं कारत को उसकी सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया। पर यहाँ पर होता उल्टा है। कारत अपने पति पर भरोसा करती है और उसे लगता है कि चाकित उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो नीता का घर छोड़कर नीचे आ गया ताकि वो अपने घर जा सके। तो चाकित जैसे ही कारत के मुंह से ऐसी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसकी बातों में हाँ मिलाने लगता है कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता। तो कारत कहती है, मुझे माफ कर, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी और मैंने तुम्हें वो वक्त नहीं दिया जो तुम्हारा था, प्लीज मुझे माफ कर दो और घर वापस चलो। तो चाकित कहता है, मैं अभी घर वापस नहीं जा सकता, मुझे और टाइम चाहिए।
इस बारे में सोचने के लिए और चाकित वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली चाकित कारत को अपने साथ इसलिए नहीं लेकर जाता क्योंकि कारत अगर उसके कार में चली जाती तो उसे पता चल जाता है कि जिस पति पर वो इतना भरोसा कर रही है और उसे लग रहा है कि उसका पति बहुत ही अच्छा और ईमानदार है, वो एक नंबर का कमीना है। इधर नीता चाकित का इंतजार करती रह जाती है पर चाकित नहीं आता। अगले दिन कारत नीति को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी फैमिली या मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी तरह फाड़ दूंगी। और कारत नीति को वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है पर नीति पर इसका कोई भी असर नहीं होता। आगे आई अपना इंटर्नशिप करने के लिए कारत की कंपनी में अप्लाई करता है कि तभी वहाँ पर कारत आ जाती है और कारत को ये गलतफहमी हो जाती है कि आई उसका पीछा कर रहा है और वो उसका पीछा करते करते ऑफिस तक आ गया। और इसी बात को लेकर कारत आई को खूब सुनाती है, लेकिन जब बाद में कारत को पता चलता है कि आई यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आया है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो आई से माफी भी मांगती है और उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है। आगे कारत आई से पूछती है तुम यहाँ पर अपना इंटर्नशिप पूरा करना क्यों चाहते हो? तो आई कहता है क्योंकि मुझे दूसरों के घर को सजाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं दूसरों के घर को अपने घर की तरह सजाना चाहता हूँ ताकि वो लोग जब उस घर में इंटर करे तो उन्हें अपनेपन का एहसास हो। और आई कारत को अपनी बातों से इस तरह इम्प्रेस करता है कि कारत भी उसकी बातों में खो जाती है। तो आई कहता है तुम मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रही हो, कहीं तुम मेरा इंटरव्यू तो नहीं ले रही? तो कारत कहती है तुम्हें क्या लगता है? आगे वो लोग डिनर करके बाहर आते हैं तो आई कहता है आपने सही सोचा, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से मैं आपके बारे में ही जांच पड़ताल कर रहा हूँ। मेरे इस कंपनी में इंटर्नशिप करने की वजह आप हैं क्योंकि आप बहुत ही सुंदर हैं और आपने अपनी मेहनत और लगन से वो अचीव किया जो किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। तो कारत ये बात सुनकर आई को ही देखती रह जाती है कि तभी कारत के फोन पर उसके पति का कॉल आने लगता है और कारत आई के सामने अपने पति को लेकर शो ऑफ करने लगती है। तो बेचारी आई को बहुत ही बुरा लगता है और बेचारा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे चाकित कारत को बार बार कॉल करता है पर कारत उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि उसे आई के लिए बहुत बुरा लगता है। वो चाकित को छोड़कर आई को कॉल करती है और उसे घर तक लिफ्ट देती है। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कारत को आई के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है। आगे कारत घर जाती है तो उसका बेटा बाहर में ही उसका इंतजार कर रहा होता है। तो पुटर कहता है मॉम इस संडे को पापा मुझे पार्क लेकर जाएंगे ना? तो कारत कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पापा ने तुमसे प्रॉमिस किया है तो वो अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। तो पुटर ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वो खाना खाने लगता है। आगे कुक कारत को इतना खुश देखकर उससे पूछती है आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो, क्या बात है? और कुक कारत को आई को लेकर टीज करती है तो बेचारी कारत देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ चाकित भी नीता की जाल में पूरी तरह फंस जाता है और वो सीधा उसके घर जाता है और उसके साथ एक रात बिताता है। अगली सुबह चाकित नीता को ऑफिस छोड़ता है तो नीता कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस रात के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, यही मेरे लिए बहुत काफी है। और नीता अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से चाकित को अपने जाल में फंसा लेती है और चाकित भी इतना बड़ा डफर होता है कि वो नीता की बातों में भी आ जाता है। एक्चुअली ये सारा प्लान नीता का ही होता है ताकि वो एक अमीर बंदा फंसा सके और उसके सारे पैसे निकलवा सके। इधर वेनिसा भी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वेनिसा को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। आगे वेनिसा नीता के पास जाती है और उसे ढेर सारे मर्दों को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाएं वो वाले ढेर सारे बुक्स देती है। तो नीता कहती है ये सब क्या है? तो वेनिसा कहती है ये तो वही है जो तुम कर रही हो, दूसरे मर्दों को पटाना। ये सारे बुक्स तुम्हारे काम आएंगे क्योंकि तुम इतनी ही गिरी हुई हो। और वेनिसा उसे 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो नीता का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है और वो कुछ कह भी नहीं पाती। अगले दिन कारत को अपने लेक्चर के लिए लेट हो रहा होता है तो वो चाकित को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती है और उसे ये भी कहती है कि इसमें उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उसे प्लीज बॉस को दे देना। और हाँ तुम्हें याद है ना कि इस संडे को तुम्हें हमारे बेटे को पार्क लेकर जाना है, प्लीज भूलना मत। और कारत ये कहकर वहाँ से चली जाती है और चाकित देखता ही रह जाता है कि तभी वहाँ पर नीता आ जाती है और चाकित को ऐसा फील करवाने की कोशिश करती है कि कारत उसे हमेशा नीचा दिखाने की ही कोशिश करती है और उसे अपने अंडर कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। तो चाकित भी नीता की बातों पर भरोसा कर लेता है क्योंकि उस पर नीता के प्यार का बुखार जो चढ़ गया होता है। आगे कारत कॉलेज पहुंचती है अपना लेक्चर देने के लिए। तो वो जिस क्लास को अटेंड कर रही होती है उस क्लास में आई अपने दोस्तों के साथ होता है। तो आई जैसे ही कारत को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है और उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो नैन्सी को बहुत बुरा लगता है आई को इस तरह देखकर क्योंकि नैन्सी आई से बहुत प्यार करती है पर आई कभी भी उसे घास नहीं डालता, इसी वजह से उसे बहुत जलन होती है। आगे जब कारत की नजर आई पर पड़ती है
तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेचारी वहाँ से भाग भी नहीं पाती क्योंकि उसका लेक्चर होता है। आगे कारत सबके सामने बहुत ही अच्छा लेक्चर देती है। तो आई उससे सवाल पूछता है तो कारत उसके सवालों का जवाब देती है और अपने लेक्चर को अच्छे से अटेंड करती है। लेकिन जब भी वो आई को देखती है तो वो पूरी तरह नर्वस हो जाती है, जिस वजह से उसे हिचकियाँ आने लगती है। आगे कारत अपना क्लास कंप्लीट करके जा रही होती है पर उसकी हिचकी बंद ही नहीं होती कि तभी वहाँ पर आई आता है और अपनी टेक्निक से कारत की हिचकी को बंद कर देता है। तो कारत ये सब देखती ही रह जाती है। आगे आई कारत को कहता है आज तुमने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया, इस लेक्चर को सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो कारत कहती है आज मैंने क्लास में जो भी पढ़ाया ना वो रियल लाइफ में काम नहीं करता। अगर तुम रियल लाइफ में मेरी बातों को अमल करोगे ना तो तुम डूब जाओगे, क्योंकि रियल लाइफ में सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के ही फिराक में रहते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने के फिराक में रहते हैं। इसलिए जो मैंने सिखाया उसे भूल जाओ। और कारत ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर ऑफिस में नीता कारत के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद कर देती है कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और नीता से पूछता है क्या कारत ने साकित को उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्योंकि मुझे उस डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही जरूरत है। तो नीता साफ साफ मुकर जाती कि कारत ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। तो मार्क को इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि कारत अपने काम के लिए बहुत ही पोटेंशियल होती है और वो ऐसी छोटी मोटी भूल तो कर नहीं सकती। और नीता बॉस के सामने ही कारत की बुराइयां करने लगती है और वो कारत की शिकायत इस तरह करती है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है या टॉन्ट मार रही है। अगले दिन कारत अपना काम कर रही होती है तो मार्क उससे पूछता है कि तुमने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए थे। तो कारत कहती है मैंने जाने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स चाकित को दे दिया था। तो मार्क कहता है लेकिन चाकित ने तो कहा उसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। तो कारत को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। इधर आई अपने इंटर्नशिप के कॉल का इंतजार कर रहा होता है और बेचारा बहुत ही सैड रहता है। तो उसके फ्रेंड उसे ऐसी हालत में देख लेते हैं। तो वो नैन्सी को कहता है अगर तुमने आई से अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो आई हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा, इसलिए उससे अपने प्यार का इजहार कर दो कि कहीं इससे पहले देर ना हो जाए। दूसरी तरफ कारत आई का रिज्यूम देख रही होती है तो वो उसे सेलेक्ट नहीं करती, उल्टा उसके रिज्यूम को फाड़ देती है क्योंकि कारत नहीं चाहती कि वो आई के जरा से भी टच में रहे। कि तभी वहाँ पर वेनिसा आ जाती है और वो कारत को ये सब करते हुए देख लेती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। तो वो इस बात की जानकारी निकालने के लिए इस बारे में रिसर्च करने लगती है। दूसरी तरफ कारत चाकित के पास जाती है और उससे पूछती है कि अब तुम्हें और कितना टाइम चाहिए, तुम घर कब वापस आओगे। हमारा बेटा तुम्हारे बारे में पूछता है। मैं हमेशा उसे झूठ बोलती रहती हूँ लेकिन मैं और झूठ नहीं बोल सकती। मैंने अपने किए की तुमसे माफी भी मांग ली, अब मैं और क्या करूँ जिससे तुम घर वापस आ जाओ। तो चाकित कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने आप को कभी बदलना ही नहीं चाहती। तुम हमेशा लोगों को अपने नीचे देखना पसंद करती हो। तुम्हारी दुनिया हमेशा तुम्हारे आस पास ही घूमती रहती है, तुम कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचती। तो कारत कहती है अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। तो चाकित कहता है इससे चीजें और खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे कुछ टाइम दो। और चाकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आई की फैमिली आई को नैन्सी के साथ सेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि नैन्सी आई से बहुत प्यार करती है, पर आई नैन्सी से प्यार नहीं करता, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को बताता है कि वो बस उसकी एक अच्छी दोस्त है, उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। पर वो लोग उसका मजाक बनाने से पीछे नहीं हटते और उसे ऐसे ऐसे आइडियाज देते हैं कि बेचारा आई पूरी तरह पगला जाता है। आगे कारत घर आती है तो उसका बेटा बहुत ही एक्साइटेड होता है अपने पापा के साथ पार्क जाने के लिए। तो कारत अपने बेटे को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे नीता कुछ डॉक्यूमेंट्स के बहाने कारत के घर आती है उससे मिलने के लिए। तो कारत नीता को देखकर पूरी तरह हैरान होती है और उससे कहती है तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं थी, कल ऑफिस में हम लोग मिलने ही वाले थे ना, अगर ये पेपर इतना ही अर्जेंट था तो कल मैं साइन कर देती, तुम्हें अभी घर आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो नीता कहती है कल संडे है मैम, अगर आपने अभी साइन नहीं किया तो मैं मंडे को जल्दी इसे पोस्ट नहीं कर पाऊंगी, जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होता तो मैं आपके घर कभी भी नहीं आती। तो कारत को नीता जरा सी भी पसंद नहीं होती, पर उसे मजबूरन उसे झेलना पड़ता है। आगे कारत को पुटर के जरिए से पता चल जाता है कि कल चाकित अपने बेटे के साथ घूमने जाने वाला है। तो नीता उनकी फैमिली को तोड़ने का एक और प्लान बनाती है और वो चाकित के साथ उसी के घर में जाकर रहने लगती है।
और उस पर डोरे डालने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। अगली सुबह नीता चाकित को अपने बेटे से मिलने से रोकने के लिए झूठी चोट लगने का नाटक करती है और उसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से इस तरह मैनिपुलेट करती है कि चाकित अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका छोड़कर नीता के साथ रहने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ पूटर अपने पापा का इंतजार करता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है कि वो बहुत दिन बाद अपने पापा से मिलेगा कि तभी कारत को चाकित का कॉल आता है और चाकित उसे बताता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है जिस वजह से आज मैं उसे घुमाने नहीं ले जा पाऊंगा, प्लीज आज मैनेज कर लो। और चाकित ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो कारत को चाकित पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा अपने बेटे के लिए बुरा लगता है क्योंकि पुटर ने पूरी रात अपने पापा के साथ मस्ती करने की पूरी प्लानिंग बनाई थी। तो कारत पुटर के पास जाती है और उसे बताती है कि आज उसके पापा उसे ले जाने के लिए नहीं आएंगे। तो पुटर जैसे ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने आपको गाड़ी के अंदर लॉक कर देता है। तो कार बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास उस कार की दूसरी की नहीं होती और जो की होती है वो उस कार के अंदर होती है। तो कारत को समझ में नहीं आता कि वो अपने बेटे को इससे बाहर कैसे निकाले। तो उसे आई का ख्याल आता है और वो आई को बुलाकर उस कार को खोलने को कहती है। आगे आई उस कार को खोल देता है और पुटर को बाहर निकालता है। तो कारत अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान रहती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने बेटे को कैसे समझाए। तो आई इन सब में कारत की हेल्प करता है और वो पुटर को समझाता है कि उसके पापा बिजी थे जिस वजह से वो नहीं आ पाए। और आई पुटर को ऐसे समझाता है कि पुटर पूरी तरह समझ जाता है और वो फिर से हंसने खेलने लगता है। तो कारत को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे कारत आई को थैंक यू कहती है उसके लिए ये सब करने के लिए। आगे आई कारत को कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो कारत ये बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी, आखिरकार तुम होते कौन हो। तो आई कहता है तुम्हारी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो कारत कहती है बकवास करना बंद करो, अगर मैं तुम्हें अवॉइड करती तो मैं तुम्हें हेल्प के लिए यहाँ पर थोड़ी बुलाती। दूसरी तरफ नीता चाकित को कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने बेटे के पास जाओ। और नीता फिर से चाकित के सामने बीमार होने की नौटंकी करने लगती है। तो चाकित नीता को छोड़कर नहीं जा पाता क्योंकि उसके लिए अपने बेटे से ज्यादा नीता इम्पोर्टेंट होती है। अगले दिन वनीसा नीता को फिर से चाकित के साथ देख लेती है और वनीसा नीता को धमकी देने लगती है। तो नीता कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, अगर तुम्हें ये बात सबको बतानी है तो जाकर बता दो, मेरा क्या जाएगा। तो वेनिसा कहती है तुम उतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हो जितना तुम अपने आप को दिखाती हो। आगे कारत को पता चलता है कि आई की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होती है कि तभी वहाँ पर आई आ जाता है। तो कारत उसे देखकर अवॉइड करने की कोशिश करती है कि तभी उधर से चाकित और नीता भी आ जाते हैं। तो चाकित कारत को कहता है कल मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। तो कारत कहती है आखिरकार तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया था जो तुम्हारे बेटे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चाकित कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, कल सच में मैं प्रॉब्लम में फंस गया था जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। आगे मार्क वेनिसा के पास जाता है और कहता है क्या तुम चारों इंटर्न को अपने पास ही रखने वाली हो। तो वेनिसा कहती है नहीं, मुझे बस 2 ही इंटर्न की जरूरत है, अगर आपको किसी और को देना है तो आप दे सकते हैं। तो मार्क कहता है तुम सही कह रही हो, हमें एक इंटर्न कारत को दे देना चाहिए, वैसे भी कारत बहुत सारे काम का बोझ अकेले ही झेल रही है, उसे एक इंटर्न मिल जाएगा तो कम से कम उसके सर से थोड़ा बोझ तो कम होगा। दूसरी तरफ चाकित कारत के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हारी सेल्स बहुत ही कम हो गई है, अगर तुम इसी तरह काम करती रही तो तुम्हारे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला जाएगा। तो कारत कहती है मैं जानती हूँ और मैं इस पर काम कर रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, ये प्रोजेक्ट मैं किसी भी कीमत पर हासिल कर ही रहूंगी। आगे मार्क आई को कारत का इंटर्न बनाकर अपॉइंट कर देता है। जब कारत को इस बारे में पता चलता है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। तो कारत आई को समझाती है कि वो यहाँ पर रहकर उससे कुछ भी नहीं सीख पाएगा, इसलिए वो यहाँ से चला जाए। आई जाने का नाम ही नहीं लेता और गोंद की तरह उससे चिपक जाता है। तो कारत भी उसे रख लेती है। आगे कारत सीधा वेनिसा के पास जाती है और कहती है तुमने ये बचकानी हरकत इसलिए की है ना ताकि तुम मुझसे वो प्रोजेक्ट छीन सको, लेकिन तुम याद रखना चाहे तुम कुछ भी कर लो वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा, समझी। और कारत ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे कारत वॉशरूम में अपना मेकअप कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नीता आ जाती है और नीता इनडायरेक्टली ही कारत के सामने चाकित को छीनने की बात करती है और कारत ये सब समझ रही होती है पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती कि तभी वहाँ पर वेनिसा भी आ जाती है और वेनिसा
उन दोनों को ही टॉन मारती है तो कारत को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हम तीनों कब से इतने क्लोज आ गए जो तुम लोग मेरे पति के बारे में बात कर रही हो। तो वेनिसा कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग तुम्हारे ही पति के बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुम अपने पति से उब गई हो? अगर तुम्हें अपने पति से एलर्जी हो गई है तो तुम मेरे पास आ जाना, मेरे पास इस एलर्जी की बहुत ही अच्छी दवाई है। तो कारत कहती है तुम लोगों को मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ पर फोकस करो, समझी? और कारत उन दोनों का मुंह बंद करवाकर वहाँ से चली जाती है। आगे आई कारत को खुश करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और हमेशा उसे इम्प्रेस करते रहता है। तो कारत को भी आई के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसकी बातों से इम्प्रेस भी हो रही होती है, पर वो ये बात जाहिर नहीं करती। अगले दिन ऑफिस में डायरेक्टर मार्क को कहते हैं कारत की सेल्स रिपोर्ट अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये प्रोजेक्ट कारत को देनी चाहिए। तो मार्क कहता है मुझे पता है कि अभी कारत की सेल्स रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो अपने सेल्स रिपोर्ट को ठीक कर लेगी, प्लीज आप उसे एक मौका दीजिए। वैसे भी ये प्रोजेक्ट नंबर के हिसाब से बांटा जाएगा, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा उसी को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। इधर नीता ये सारी बातें सुन लेती है और उसे ये बात जानकर बहुत ही खुशी मिलती है कि कारत की पोजीशन बहुत ही कमजोर है। इधर चाकित नीता के भड़काने पर कारत के पास जाता है और उसे कहता है तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ दो और ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो। तो कारत कहती है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें भी पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट से हम अपने बेटे का भविष्य सुधार सकते हैं। तो चाकित कहता है मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर ये प्रोजेक्ट तुम मुझे ही दे दोगी तो क्या हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट मेरी काबिलियत को साबित करने का एक रास्ता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझ पर प्राउड फील करे। पर कारत पीछे हटने से मना कर देती है। तो चाकित कहता है उसने सही ही कहा था कि तुम कभी भी ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ोगी और ना ही कभी तुम मुझे अपने आप से आगे बढ़ने दोगी। तो कारत कहती है तुम्हें ये बात किसने कही? तो चाकित कहता है छोड़ो और चाकित वहाँ से चला जाता है। आगे चाकित उस प्रोजेक्ट को देखता है और कहता है तुमने सही कहा था, कारत कभी भी इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेगी। तो नीता कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट आपको मिले। और नीता फिर से चुपड़ी चुपड़ी बातों से चाकित को अपनी साइड कर लेती है। इधर वेनिसा उन दोनों की सीक्रेटली ही फोटो खींच लेती है और वो चाकित को ब्लैकमेल करती है कि वो कारत को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप आउट करने के लिए मनाए, वरना वो उसकी इस फोटो को सबके सामने लीक कर देगी। तो चाकित कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो, पर ये धमकी मुझ पर काम करने वाला नहीं है। अगर तुम ये फोटो लीक भी कर दोगी ना तो भी कारत इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप आउट नहीं करेगी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी पर उसने मना कर दिया, इसलिए जो भी कर रही हो उसे बंद कर दो। अगर तुमने ये सब किया तो उल्टा तुम लोगों को अपना दुश्मन बना लोगी। तो वेनिसा कहती है मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ। तो चाकित कहता है मेरे और तुम्हारे कहने से कभी भी कारत इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेगी। और चाकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे कारत अपना मूड फ्रेश करने के लिए जॉगिंग करने जाती है तो वहाँ पर आई आ जाता है। तो कारत फिर से आई को देखकर बहुत ही गुस्सा जाती है। तो आई कहता है मैं तो बस तुम्हें कंपनी देने के लिए आया था, वैसे भी अकेले अकेले दौड़ने में कोई मजा नहीं है। तो कारत कहती है मैं अकेले इसलिए दौड़ रही थी क्योंकि मैं बहुत धीरे दौड़ती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ वाला आदमी मुझसे आगे निकल जाए, इसलिए मैं अकेली दौड़ रही थी। तो आई कहता ओ ऐसी बात है, तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। आगे आई उसे जिम लेकर जाता है और वो दोनों साथ में मशीन पर दौड़ते हैं। तो कारत को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और उसे आई के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। आगे कारत और आई धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और कारत आई को उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताती है कि वो प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम जरूर कामयाब होगी। और आई अपनी बातों से कारत को उसके सेल्स बढ़ाने का एक आइडिया देता है। तो कारत को आई का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो उस आइडिया पर काम करने लगती है। इधर वेनिसा भी उन दोनों को एक साथ देखकर और कारत की बढ़ती ऊंचाइयों को देखकर उसे बहुत ही जलन होती है और उसे गुस्सा भी आता है। तो वेनिसा कारत के सामने आई के साथ फ्लर्ट करने लगती है और आई को कहती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ भी काम कर सकते हो, मुझे तुम जैसे टैलेंटेड इंटर्न की बहुत ही जरूरत है। तो आई कहता है मैं कारत के लिए काम करता हूँ और मैं उनकी इजाजत के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। और आई सीधा वेनिसा के मुंह पर मना कर देता है। आगे कारत आई को कहती है वेनिसा ने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया, अगर तुम्हारा मन है तो तुम उसके साथ काम कर सकते हो। तो आई कहता है मुझे उसके साथ काम नहीं करना क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में मजा आता है और तुम्हारे काम सिखाने का तरीका बहुत ही अलग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। तो कारत ये बात सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नीता चाकित के करीब जाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने का भी
इधर कारत अपने पति से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है तो नीता जैसे ही कारत को देखती है तो वो टेबल के नीचे छुप जाती है और कारत नीता को नहीं देख पाती। आगे गोवन बाव को अपने साथ एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाता है और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे प्रपोज भी करता है। तो बाव ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो गोवन को कहती है तुम्हें भी पता है कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है, तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गोवन कहता है मुझे पता है ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, लेकिन मैं इस रिश्ते को रियल बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ये हक दोगी? और गोवन बाव को रिंग पहनाने के लिए चला जाता है, पर बाव उसे रिंग पहनाने नहीं देती क्योंकि वो अपने बदले के आगे अपने प्यार को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो यहाँ पर किसी मकसद से आई है और वो अपने मकसद से नहीं भटक सकती। इसलिए वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम इस रिश्ते से कोई भी उम्मीद लगाओ, हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो हम दोनों पार्टनर्स बनकर ही रहे, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और बाव ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो गोवन कहता है तुम्हें एक बात पता है, सबको लगता है कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें भी फेल हो गया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम पर ये रिश्ता नहीं थोपूंगा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। और हाँ, अभी अभी जो मैंने तुमसे जो बातें कही हैं उसे भूल जाओ। और गुवोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बाव को गुवोन के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे रिजेक्ट कर देती है। आगे उन दोनों की शादी की फोटो शूट होती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है और सारे गेस्ट उन दोनों की शादी में आते हैं। इधर बाव रेडी हो रही होती है कि तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है उसे मारने के लिए और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और मुझे पता चल गया है कि तुम सू की बेटी साव हो, और आज मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तो बाव कहती है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मुझे मारने से पहले ये तो जान लो कि तुम्हारी फैमिली को जान से मारने वाला कौन है। तो कैप्टन कहता है मुझसे चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। तो बाव कहती है मैं तुम्हें भड़काने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। और बाव कैप्टन को उसके बेटे का लॉकेट दिखाती है और कहती है ये लॉकेट तुम्हारा है ना। तो कैप्टन जैसे लॉकेट को देखता है तो वो तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला। तो बाव कहती है जब वो लोग तुम्हारी फैमिली को मार रहे थे तब मैंने तुम्हारे बेटे को बचाया। तो कैप्टन जैसे ये सुनता है कि उसका बेटा जिंदा है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तो बाव कहती है तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिलाकर अपने दुश्मन को जान से मार डालो। तो कैप्टन बाव की बातों में आकर उसके सर पर बंदूक रखकर बाहर आता है। तो सारे लोग उन दोनों को इस तरह देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। और गुवोन कैप्टन को कहता भी है बाव को छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मैं दूंगा, प्लीज बाव को छोड़ दो। तो कैप्टन कहता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ जो हाथ आई मछली को मैं ऐसे ही हाथ से जाने दूं? इसके दम पर मैं झाओ फैमिली से बदला लूंगा, झाओ फैमिली ने मेरे साथ जो भी किया उन सब का हिसाब इन लोगों को चुकाना होगा। तो मेयर दाव कैप्टन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और उसे समझाते बुझाते भी हैं, पर कैप्टन उल्टा उनकी ही पोल सबके सामने खोलने लगता है। तो बेचारा दाव तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो गुवन कैप्टन को कहता भी है तुम्हारी दुश्मनी झाओ फैमिली से है तो तुम मुझे किडनैप कर लो, पर बाव को छोड़ दो, तुम मुझे किडनैप करोगे तो तुम ज्यादा फायदे में रहोगे। तो कैप्टन कहता है चुपचाप वहीं पर खड़े रहो वरना मैं बाव को जान से मार दूंगा। और कैप्टन इसी मौके का फायदा उठाकर झाओ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही झाओ उसका काम तमाम कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर गुवन बाव को बचाने के चक्कर में खुद जख्मी हो जाता है। तो बाव गुवन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही पैनिक करने लगती है। इधर मेयर दाव बहुत ही टेंशन में रहता है क्योंकि उसकी सारी चाल उसी पर उल्टी पड़ रही होती है। तो मेयर कहता है झाओ हमें कभी भी माफ नहीं करेगा, वो कैप्टन का बच्चा मर तो गया लेकिन मुझे बड़े झमेले में फंसाकर चला गया। तो लिली कहती है पापा आपको नहीं लगता जब से बाव हमारी लाइफ में आई है हमारी लाइफ में उथल पुथल मच गई है। तो मेयर कहता है मुझे लगता है कि वो बाव झाओ के साथ मिली हुई है और ये दोनों मिलकर हमें बिजनेस से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो लिली कहती है पापा आपने इतने साल झाओ अंकल के साथ काम किया है, अब आपको नहीं लगता कि इन सारे बिजनेस पर आपको राज करना चाहिए? अगर झाओ अंकल सच में आपको बिजनेस से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें आगे की सोचनी चाहिए। झाओ अंकल से निपटने से पहले हमें बाव को रास्ते से हटाना चाहिए, तभी हमारा रास्ता क्लियर हो पाएगा। दूसरी तरफ जियांग बाव को गुवोन की देखभाल करने को कहता है और वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो गुवोन फिर से बाव के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बाव कहती है तुम फिर से शुरू हो गए, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो गुवोन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें याद है हम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? तो बाव कहती है हाँ मुझे याद है, होटल में। तो गुवोन कहता है नहीं, हम दोनों बचपन में
पहली बार इसी घर में मिले थे, क्या तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें लॉलीपॉप भी दिया था और तुमसे बातें भी की थी, क्या तुम्हें याद है? तो बाऊ जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, वो लड़के तुम थे जिसने मेरी हेल्प की थी। अगर तुमने उस दिन मेरी हेल्प नहीं की होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं? वैसे अगर तुमने मुझे पहचान लिया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो गुवन कहता है, मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हें बताने की, तुम्हें बहुत सारे हिंट भी दिए, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। उसी दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन उसी दिन तुम गायब हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मैं जान गया था कि तुम वही छोटी लड़की हो जिसकी तलाश मैं आज तक कर रहा था। बाऊ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? तुम जो कर रही हो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा, मैं तो उल्टा तुम्हारा साथ दूंगा। तो बाऊ भी इस बार अपने दिल की ही बात सुनती है और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि बाऊ की लाइफ में भी कोई ऐसा नहीं होता जिसे वो अपना कह सके। और वो गुवॉन से प्यार करती है पर वो अपने बदले के लिए गुवॉन से दूर रहती है, लेकिन इस बार वो अपने दिल की बात सुनती है और गुवॉन के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगले सुबह मेयर दाऊ झाओ के पास जाता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है कि कैप्टन ने जो भी कहा उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं कैप्टन के साथ नहीं मिला हुआ था। तो झाओ कहता है, हम दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी है, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम कोई ऐसी बेवकूफी ना करो जिसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। तो मेयर दाऊ कहता है, झाओ तुम टेंशन मत लो, आज के बाद मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं करूंगा। आगे झाओ एक बंदा हायर करता है और वो उसे ऑर्डर देता है कि वो बाऊ का पीछा करे और उसकी पल पल की खबर लाकर उसे दे। अगली सुबह बाऊ गुवॉन के लिए कॉफी बना रही होती है, तो गुवॉन अपने प्यार को अपने पास देखकर बहुत ही खुश होता है। तो बाऊ कहती है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ जिसे पीकर तुम तरोताजा हो जाओगे। तो गुवॉन कहता है, मैं कॉफी नहीं पीता। तो बाऊ कहती है, क्यों? तो गुवॉन कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ को भी कॉफी पीने की लत थी, वो हमेशा इसी तरह कॉफी बनाती थी और मैं उनके साथ पिया करता था, लेकिन जब से मेरी माँ की मौत हुई तब से मैंने कॉफी को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरी माँ के बिना इस कॉफी में कोई स्वाद ही नहीं था। तो बाऊ कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे लिए कॉफी नहीं बनानी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तो गुवॉन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई, तभी मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं, लेकिन अब मेरे पास कोई है जिसे मैं अपना कह सकूं और जिसे मैं प्यार कर सकूं, इसलिए कभी भी मुझसे दूर भागने की या मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। तो बाऊ कहती है, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। इधर मेयर दाऊ झाओ को बताता है कि हम जिस कंपनी से शिपमेंट की बात कर रहे थे वो कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश की पर उन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। कि तभी उधर से बाऊ आती है और झाओ को बताती है कि मैंने आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, वो लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। तो झाओ जैसे ये सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और झाओ बाऊ की ऐसी काबिलियत देखकर उसे शिपमेंट कंपनी का इंचार्ज बना देता है और मेयर दाऊ को उसकी पोजीशन से हटा देता है। तो मेयर दाऊ जैसे ये सब सुनता है उसका तो खून ही खौल उठता है और वो झाओ को कहता है, बाऊ को इस काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ये काम कैसे करेगी? तो झाओ कहता है, अगर उसे इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो धीरे धीरे सीख जाएगी और झाओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे गुवॉन बाऊ को कहता है, आज से इस बदले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना और तुम्हारा टारगेट मेयर दाऊ बहुत ही चंट आदमी है, उससे तुम इतनी आसानी से डील नहीं कर पाओगी। तो बाऊ कहती है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तो गुवॉन कहता है, तुम मेरी जान को खतरे में नहीं डाल सकती और मैं अपनी जान को खतरे में नहीं देख सकता, इसलिए अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। और वो दोनों मिलकर मेयर दाऊ के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ मेयर दाऊ बाऊ की हरकतों को देखकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है, क्योंकि बाऊ उसके रास्ते का कांटा बन रही होती है। तो लिली अपने पापा को कहती है, पापा आप टेंशन मत लो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अब तो आप बस बैठकर तमाशा देखो कि मैं उनके साथ क्या करती हूँ। दूसरी तरफ झाओ की बीबी नशे की हालत में पागलों की तरह कर रही होती है, क्योंकि उसे नशा करने के लिए ड्रग्स नहीं मिल रहे होते हैं और वो अपने पति से भीख भी मांग रही होती है, पर उसका पति उसे रूम में बंद करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ के ऐसे कारनामे बाहर आए, क्योंकि उसकी बीबी की जो भी हालत है ये सब उसी के कारनामे की वजह से है। आगे लिली अपने पापा के साथ गुवॉन के घर डिनर करने के लिए आती है। तो मेयर दाऊ यहाँ पर अपनी बेटी की तारीफ
तारीफ करने का एक मौका नहीं छोड़ता, पर झाओ उसे तारीफ करने देता ही नहीं, उल्टा अपनी बहू की तारीफ सबके सामने करता है। तो लिली को बहुत ही गुस्सा आता है और लिली बाव को नीचा दिखाने के लिए फ्रेंच में उससे उसकी उम्र पूछती है, क्योंकि लिली को पूरा यकीन होता है कि बाव जो इतनी डींगे हाँकती है कि वो अमीर खानदान की बेटी है और वो फ्रेंच से बिलोंग करती है, वो सब झूठ है। इधर बाव लिली की ये बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कोई जवाब भी नहीं देती। तो गुबोन बाव के बदले उसे जवाब देता है। तो लिली कहती है, मैंने बाव से फ्रेंच में पूछा है, तुम क्यों जवाब दे रहे हो? क्यों बाव, तुम्हें फ्रेंच नहीं आती? कि तभी बाव लिली को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती, किसी भी लड़की से उसकी उम्र पूछना अच्छी बात नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता है? तो लिली जैसे ये देखती है कि बाव फ्रेंच भी बोल सकती है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। आगे गुवन बाव को फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। तो बाव कहती है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर लग रहा है कि उन लोगों ने कंपनी में बहुत सारा घोटाला किया है। तो गुवन कहता है, हाँ मुझे पता है और इसी बारे में तो हम लोगों को पता लगाना है। वैसे मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की तो तुम्हें भी मुझे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए ना। और यहाँ पर गुवन फिर से बाव के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे गुवन और बाव मेयर दाव के काले कारनामों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि मेयर दाव चोरी छुपे इलीगल काम कर रहे हैं और लोगों को नशीली पदार्थ बेच रहे हैं। तो बाव कहती है, अगर ये नशीली दवाई मार्केट में आ गई और लोगों को इनकी लत लग गई तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तो गुवन कहता है, मेरी माँ को इन सब चीजों से बहुत ही नफरत थी, इसलिए वो हमेशा इन सारी चीजों को मार्केट में लाने से रोकती थी और मेरी माँ इन सब के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी। पर ये लोग चोरी छुपे इलीगल काम कर रहे हैं। तो बाव कहती है, हमें इनका पर्दाफाश करना होगा। तो गुवन कहता है, ये काम मैं करूँगा, तुम नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सबकी नजरों में चढ़ जाओ। अगर मैं लोगों की नजरों में आ जाऊंगा तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर तुम सबकी नजरों में आ गई तो सारे लोग तुम्हारे बारे में पता लगाने लगेंगे, इसलिए ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। आगे गुवन रिपोर्टर के जरिए पूरे शहर में ये अफवाह फैला देता है कि मेयर दाव के गोदाम में इलीगल नशीली माल है जो वो इलीगल तरीके से बेच रहे हैं। आगे सारे रिपोर्टर मेयर दाव के कारखाने में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हमें इस कारखाने की तलाशी लेनी है क्योंकि हमें खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ इलीगल काम हो रहे हैं। तो बाव उन सारे पत्रकार को रोकने का नाटक करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो और वो कहती है, ये गोदाम मेयर दाव का है और जब तक मेयर दाव की परमिशन नहीं होगी तब तक तुम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। कि तभी उधर से गुवन आता है और कहता है, अगर इन सारे रिपोर्टर्स को शक है तो उन्हें जांच करने दो ना, यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इस गोदाम में इलीगल माल हुआ तो मेयर दाव कसूरवार ठहराएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मेयर दाव बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और इसी बात को लेकर वहाँ पर बहस होने लगती है कि तभी उधर से मेयर दाव अपनी बेटी के साथ उस गोदाम में आते हैं और कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जाकर तलाशी ले सकते हो। आगे सारे लोग उस गोदाम की अच्छे से तलाशी लेते हैं पर उन्हें कोई भी इलीगल माल नहीं मिलता और यहाँ पर मेयर दाव बाल बाल बच जाते हैं। एक्चुअली लिली को पहले ही टिप मिल गई होती है कि यहाँ पर ये सारा कारनामा होने वाला है, इसलिए वो अपने पापा के साथ मिलकर गोदाम से सारे इलीगल माल पहले ही निकलवा देती है, इसलिए उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। आगे लिली उल्टा गुवन और बाव पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि ये दोनों जानबूझकर उसके पापा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुवन भी कहता है, अभी जो भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो मेयर भी यहाँ पर मौके पर चौका मारता है और वो गुवन को कहता है, गुवन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। तो गुवन भी उसकी सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे गुवन बाव से माफी मांगता है कि वो एक काम भी ठीक से नहीं कर पाया। तो बाव कहती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने पूरी कोशिश की थी, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई, हमें उन लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए था। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लिली ने शायद हम लोगों के पीछे कोई आदमी लगा कर रखा है जो उसे हमारी पल पल की खबर देता है। तो गुवन कहता है, वो मेयर बहुत ही चालाक है, इसलिए हमें फूक फूक कर कदम रखना होगा। इधर लिली उस रिपोर्टर के साथ गुलछर्रे उड़ाती क्योंकि उसने उस रिपोर्टर से एक डील की होती है कि अगर वो उसे इन्फॉर्मेशन लाकर देगा तो वो उसे अपने शरीर से खेलने की इजाजत देगी। वह लिली बाव को बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। आगे बाव अपने बंदे को रिपोर्टर बनाकर मेयर के पास भेजती है इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो बंदा मेयर से उसका इंटरव्यू लेता है और बातों ही बातों में उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और मेयर को पता भी नहीं चलता। इधर झाओ को भी गुवन के कारनामों के बारे में पता चल जाता है। तो वो झाओ को इस बात के लिए बहुत डांटता है और कहता है, तुम मेरे बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मार्केट में अपनी मनमानी करोगे। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा खानदान बदनाम हो रहा है। तो गुवन अपने पापा से अच्छे से बात नहीं करता, उल्टा उन्हें जवाब देता है। तो उसके पापा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कम से कम मुझसे रिस्पेक्ट से तो बात करो। तो गुवन कहता है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट वाले काम भी
कीजिए, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इस खानदान में कभी पैदा भी नहीं लेता। वैसे इसी घर में मेरी माँ की मौत हुई थी ना, और आपको पता है कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो उसके पापा कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ एक हादसा थी। तो गुवोन कहता है, सच में एक हादसा थी या फिर आप कुछ छुपा रहे हैं? और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती है कि तभी उधर से एक बंदा आता है और उसे बताता है कि मेयर दाओ आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो झाओ अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो गुवोन को इस रूम से बाहर निकलने ना दे जब तक वो वापस नहीं आ जाते, और वो ये ऑर्डर सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो बंदा गुवोन पर नजर रखे हुए होता है और उसे बाहर निकलने नहीं देता। इधर लिली झाओ को बताती है कि आपकी बहू ने आपसे झूठ बोला है, वो किसी बड़े खानदान की बेटी नहीं है, और वो जिस खानदान के बारे में बात कर रही है ना कि वो उस खानदान की बेटी है, उस खानदान में तो कोई बेटी ही नहीं है, बल्कि उस खानदान का सिर्फ एक ही वारिस है, वो भी लड़का है। तो फिर आपकी प्यारी बहू बाऊ उस खानदान की बेटी कैसे हुई? तो झाओ जैसे ये सब सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी बहू बाऊ को बुलाकर उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो बाऊ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो लिली कहती है, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, अब तो तुम्हें सच बोलना ही होगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और किस मकसद से। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। और यहाँ पर लिली बाऊ को डराने लगती है। तो बाऊ ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और उसे फिर से अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से वो पूरी तरह पैनिक करने लगती है और वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसका भाई लिन आ जाता है और लिन सबके सामने कहता है, और लिन सबके सामने कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तंग करने की। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब बाऊ छोटी थी तभी उसकी मुलाकात लिन से हुई थी, क्योंकि लिन किसी वजह से अपने परिवार से बिछड़ गया होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपने परिवार को कैसे ढूंढे। तभी उसकी मुलाकात बाऊ से होती है और बाऊ लिन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। तो लिन को बाऊ में अपनी छोटी बहन दिखाई देती है, तो वो लिन को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है और वहीं पर वो उसकी परवरिश करता है और यहीं से इन दोनों की बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। आगे लिन सबकी क्लास लगाता है और कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तंग करने की, और तुम लोग उसके वजूद पर सवाल उठा रहे थे कि वो लिन परिवार की बेटी है या नहीं। तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो झाओ कहता है, मिस्टर लिन हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बाऊ के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। तो मेयर दाऊ और उसकी बेटी भी मिस्टर लिन से माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो मिस्टर लिन कहते हैं, तुम लोगों ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि मेरी बहन अपने ससुराल में खुश होगी, लेकिन यहाँ पर तो उसके ससुराल वाले बाहर वालों की बातों में आकर उस पर ही अत्याचार कर रहे हैं। तो झाओ अपने गलती की माफी मांगता है और मिस्टर लिन को शांत करता है। इधर गुवन बाऊ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उससे माफी मांगता है कि वो ऐसे टाइम में उसके साथ नहीं था। तो बाऊ कहती है, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे पता है तुमने ही मेरे भाई को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो मेरी हेल्प कर सके, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है, इसलिए गिल्टी फील करना बंद करो, ठीक है? तो गुवोन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई इतना हैंडसम है, मैंने उसे बस न्यूज़पेपर में ही देखा था, उसमें तो वो ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा था, लेकिन सामने से तो वो बहुत ही हैंडसम है। तो बाऊ कहती है, तुम सच कह रहे हो, मेरा भाई बहुत ही हैंडसम है, तुम्हें पता है शहर की सारी लड़कियां मेरे भाई पर मरती है और वो उनसे शादी करने के लिए तो मरी जा रही है। मेरे भाई ने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, जब मेरे पास कोई नहीं था तब वो था, मेरे पास फैमिली के नाम पर सिर्फ मेरा भाई ही है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब मैं उनसे हेल्प लेना नहीं चाहती। तो गुवोन कहता है, अगर लिन तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली है तो फिर मैं क्या हूँ? तो बाऊ कहती है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। अगली सुबह झाओ अपनी बहू से कल के लिए माफी मांगता है और कहता है, कंपनी के काम करके तुम बहुत ज्यादा ही थक जाती हो, तो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम कंपनी का काम छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे किसी और के हैंडओवर कर रहा हूँ। तो बाऊ कहती है, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 2 महीने से कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही है, अगर आपने अभी किसी और को हैंडओवर किया तो वो कंपनी को अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो झाऊ कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो, तुम्हारा भाई भी यहाँ पर आया हुआ है, तुम जाकर उसके साथ टाइम बिताओ, उसे अच्छा लगेगा, और कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। तो बाऊ भी कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती, क्योंकि अगर वो अपने ससुर के सामने ये ऐलान कर देती कि वो कंपनी नहीं छोड़ना चाहती तो उसके ससुर को उस पर शक हो जाता और उसका सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाता। आगे
आगे जाओ मेयर के साथ जश्न मनाता है और कहता है कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बाऊ कंपनी से बाहर निकल गई है, इसलिए अब अच्छे से माल को डिलीवर करना। तो मेयर दाऊ कहता है जाओ तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छे से माल की बिक्री करूंगा और तुम्हें ढेर सारा प्रॉफिट ला कर दूंगा। तो झाओ कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और यहाँ पर दोनों उस गांव में ड्रग्स बेचने की बातें करने लगते हैं और उसे लोगों तक कैसे पहुँचाए उसकी भी प्लानिंग करने लगते हैं।